इतना मतलब 2 वीक्स अर्ली डिलीवरी हो रही है, कोई बात नहीं है, इतना हो जाता है, हेल्दी बेबी है बिल्कुल, मैंने अल्ट्रासाउंड में देखा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आराम से डिलीवरी हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे बोला इंड्यूस कर देते क्योंकि लेबर तो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उन्होंने मुझे इंड्यूस किया दर्द उठाने के लिए। मुझे 1 नहीं 2 इंजेक्शन लगाए गैप में, मुझे दर्द ही नहीं उठा। मेरा सर्विक्स भी ओपन, एक मतलब एक क्या होता है ना, डाइल्यूट हो जाता है, कुछ भी पॉइंट भी नहीं डाइल्यूट था, कुछ भी नहीं था। फिर भी डॉक्टर अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, हाथ डाल के, औजार डाल के, सारी चीज़ें कर रही थी। मेरे हस्बैंड देख देख के घबरा रहे थे क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में यहाँ पे हस्बैंड्स को अलाउ करते हैं, रहना ही है आपको, ऐसा बोलते हैं। तो मेरी सास कह रही थी मैं आना चाहती हूँ, मैं आना चाहती हूँ, मुझे बुलाओ, लेकिन अलाउ नहीं कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड बहुत डर गए, उन्होंने बोला प्लीज़ आप इसका सीजेरियन कर दीजिए, क्योंकि सच में लेबर उठा ही नहीं था। डॉक्टर ने बोला, मेरे हस्बैंड ने पूछा कितना लंबा ये प्रोसेस हो सकता है, तो डॉक्टर ने बोला कि ये आज हम लोग सुबह से स्टार्ट करें 11 बजे से, अब ये कल सुबह 11 बजे या शाम तक डिलीवरी होगी, ऐसा उन्होंने बताया। तो मेरे हस्बैंड बोले कैसे ये सहेगी दर्द इतना, क्या होगा इसका। मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं आप प्लीज़ सी सेक्शन कर दो। तो जो मेरे मेन डॉक्टर थे जिनको मैं पहले दिखाती थी, उनको ये सारी बातें बताई गई। तो उन्होंने मुझे आके समझाया कि सोनाली हड़बड़ाओ मत, सिर्फ 2 दिन की बात है, 9 महीना तुमने काट लिया, 2 डेज़ की बात है। लेकिन फिर मैंने डॉक्टर को, मैंने वेट किया 1 घंटा पूरा, मैंने प्रोसेस के साथ पूरा मैं गई, पर मेरा पेन ही नहीं उठ रहा था। इनफैक्ट 2 इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर्स भी डर गए कि मतलब 2 इंजेक्शन के बाद तो बहुत दर्द उठना चाहिए, और फिर वो बच्चा सरकने लगता है, दर्द जब उठता है तो बच्चा नीचे की तरफ सरकने लगता है, फिर वो पानी का थैला फटता है और सर्विक्स जो है वो डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये कुछ भी नहीं हो रहा था, 1 इंच भी। तो बहुत सारे जो सिस्टर्स थी वहाँ पे आके प्रे कर रही थी कि जीसस प्लीज़ हेल्प, ऐसे करके, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। फिर जो मेरा मेन डॉक्टर है उन्होंने 1 बजे डिसीजन लिया कि ओके हम डिलीवरी कर देंगे, और फिर डिलीवरी का प्रोसेस 1 घंटे का जो सब था वो गया। और मैं जब ऑपरेशन थिएटर में गई, मैं तो बहुत हंसी से जा रही थी कि ये ठीक है, ऑपरेशन तो इजी होता है। मैं जब गई अंदर, मैंने देखा टेबल पे इतने बड़े बड़े चाकू वाकू, मुन्ना भाई MBBS देखा आपने, उसमें कैसे वो डर के फेंट हो जाता है। मुझे पहले वो हंसी आती थी कि ये नाटक कर रहा है, एक्चुअली मैं इतना फेंट हो गई, मेरे मुंह से ऐसे निकल रहा था, मेरा हालत ख़राब थी, मतलब मेरे को टच भी नहीं किया डॉक्टर ने अभी। फिर डॉक्टर ने बोला अच्छा तुम YouTube करती हो ना, उन्होंने मुझे डाइवर्ट किया। तो मुझे लगा ओ मुझे 1000 सब्सक्राइबर में से कोई पहचान गया, तो मैं बोली हाँ मैं YouTube करती हूँ। फिर मैं अपने जोन में आ गई। फिर उन्होंने बोला एनेस्थीसिया देंगे देखो, तो पीठ में इंजेक्शन लगता है। मुझे लगा ठीक है यार इंजेक्शन ही है, बहुत लगवाए हैं, लग गया चलो। लेकिन इंजेक्शन जब लगा 14-15 बार ऐसे वो नस खोज खोज के जब वो इंजेक्शन लगाए गाइस, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर वो है, मतलब इतना गंदा वो इंजेक्शन होता है। मैंने फिर बोला कि आप जैसे लेबर में मेरे हस्बैंड को मेरे पास रख रहे थे, प्लीज़ आप मुझे मेरे हस्बैंड को अभी पास कर दीजिए। तो बोले नहीं, मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में देखा है कि बैठते हैं हस्बैंड, बट यहाँ अलाउ नहीं किया गया। बोले नहीं वो डर जाएगा तो रहने दो, कोई बात नहीं है, ओनली 5 मिनट्स में बेबी आ जाएगा, 5 मिनट्स में। एंड उन्होंने पेट कट किया और ना ऊपर में वो बड़ा सा गोल सा लाइट होता है, उस पर हल्का सा मुझे ना डॉक्टर का हाथ चलते हुए दिख रहा था, मेरा पेट नहीं दिख रहा था, हाथ दिख रहा था। फिर मैंने आंख बंद किया, मैंने बोला गाना वाना लगा दो आप लोग, तो हंस रहे थे डॉक्टर। मैंने आंख बंद किया, फिर मैंने भगवान का नाम लेना शुरू किया, एकदम मेडिटेशन करने लगी। एनेस्थीसिया में आप होश में होते हो, अगर आप एक्टिविटी ज़्यादा नहीं कर पाते हो, तो मैं बस ऐसे से कर रही थी। तो डॉक्टर ने बोला बोलो मत, चुप रहो। मुझे लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था मैं चुप ही हूँ, लेकिन मैं बोल रही थी। फिर जब डिलीवरी हुई, बेबी दिखाया गया कि देखो गर्ल हुई है, मैं बहुत खुश हो गई, मुझे लगा वाह मेरी बेटी आ गई, मैं बहुत खुश थी। और फिर मेरे हस्बैंड को दिखाया गया, मेरी तो सासू माँ रोने ही लग गई थी बच्चा देख के। फिर मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे, उसको पूरा लपेटा पटक गया, वो बहुत रो रही थी, मुझे याद है रो रही थी। और डॉक्टर थे, इमीडिएटली उसको चेकअप वेकअप कर रहे थे। फिर तो पूरा दिमाग मेरा उसी पे चला गया, वो सो नहा रही है, ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। फिर वो उसको लपेट दिया गया, रैप करके मेरे को दिखाया गया, देखो बेबी को हम लोग थोड़ा सा शीशे में लाइट पे लेटाने जा रहे हैं। एकदम गोरी सी ऐसे करके लेटी हुई थी। मैंने बोला यार इसको, मैंने बोला मेरे हस्बैंड ने देखा, तो बोले हाँ देखा, बस 15 मिनट में अब तुमको भी रूम में ले जाएंगे। 15 मिनट बाद मुझे रूम में लेके गए, पूरा लेटाया मुझे वहाँ पे, पूरा मुझे कुछ पता नहीं था पेट वेट का कुछ भी, दवा दिया गया मुझे। फिर वो कैथेटर वगैरह लगता है, तो एक नया एक्सपीरियंस था। यहाँ पर भी इंजेक्शन थे, कैथेटर था, मतलब आप उठ के बाथरूम नहीं जाओगे, आपको बेड पे ही सब कराया जाएगा।
तो जब तक मुझे सेंस नहीं था कि मेरे बॉडी में कुछ हिलने डुलने पे कुछ दर्द हो रहा है, तब तक मैं ठीक थी। नेक्स्ट डे मुझे थोड़ा सा, मतलब उस दिन सबको वीडियो कॉल करके बताया गया कि हाँ भाई खुशखबरी, ऐसा ऐसा ऐसा, सबने कॉन्ग्रेचुलेशन किया। और फिर अगले दिन जब थोड़ा सा पेन कम होना शुरू हुआ ना, तो जब मैं मूव करती थी कैथेटर फील होता था, मुझे बड़ा गंदा सा लगता था। हमारे कोलकाता में तो आज डिलीवरी हुई, कल परसों तक आपको घर भेज देते, लेकिन यहाँ ना 7 डेज रखते हैं, 7 डेज। तो डॉक्टर मुझे रखी थी यार, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने बोला डॉक्टर मैं ना मूव कर रही हूँ तो मुझे कैथेटर वो चुभ रहा है, इतना बड़ा सा पाइप आपके अंदर है। मैंने बोला मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप निकाल दो। तो बोले फिर तुम्हें बहुत दिक्कत होगा, उठ के बाथरूम जाना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगी। मैंने कहा प्लीज़ आप कर दो। बस करवाया मैं अब मुझे बोला गया कि तुम्हें खड़ा होना है, तो मुझे लगा ठीक है खड़ा हो जाऊंगी। जब मैं खड़ा होने का कोशिश की, मैं नहीं खड़ी हो पाई। स्ट्रेंथ बॉडी की जो है ना वो चली जाती है जब आपके स्पाइन में सुई लगती है। तो उस समय मेरी मदर इन लॉ ने मुझे एक वीडियो दिखाया, एक लड़की थी, उसको ट्रेन से फेंक दिया गया था, उसका पैर टूट गया था, वो माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी। तो उन्होंने दिखाया कि देखो उसको पैर नहीं है, ये चढ़ी, तो तुमको तो बस खड़ा होना है। तो वो शायद कहीं ना कहीं इतना मोटिवेट कर दिया कि मैं एकदम ऐसे झटके में पूरा तो नहीं, मतलब ऐसे थी, मैं ऐसे हो गई। डॉक्टर ने बोला वेल डन, इतना तो कोई भी नहीं कर पाता है, मतलब बहुत मोटिवेट किया डॉक्टर ने भी मुझे। और फिर चलने मिलने लग गई थी मैं। फिर डॉक्टर फिर भी छोड़ नहीं रही थी मुझे, वो लास्ट वो देखना था उनको, मतलब 7 डेज पे जब उन्होंने बोला यहाँ से तुम चली जाओगी ना, फिर तुमको 7 डेज बाद आना पड़ेगा अपना स्टिचेस दिखवाने के लिए। तो इट्स बेटर कि दिखा के ही जाओ, कुछ प्रॉब्लम हो तो, क्योंकि अभी कच्चा है ना तुम्हारी सिलाई, तो मुझे डर लग रहा है। तो सब ठीक हो जाएगा तब मैं भेजूंगी। तो हम लोग रुके, डॉक्टर की बात माने, जब चेक करवा लिए मुझे आज पता चल गया मुझे जाना है। बिल करते 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 शाम हो गई। मैं जब अपने घर पहुंची मैं बहुत खुश थी। इनफैक्ट इन सब जर्नी में भी, मतलब जब तक मेरे को ऑपरेशन होता है ना, तो एकदम चिल्ड रूम होता है, तो आपकी पूरी बॉडी खाली है, कपड़े नहीं है उस पर, और चिल्ड रूम है। मुझे ठंड लग गई थी और मुझे खांसी आ रही थी गाइज। मैं ऐसे खांसी थी, ऐसे खांसती थी, ऐसा खांसती थी कि सिर्फ मेरे गले पे वो प्रेशर आए, ऐसे पेट पे। और मुझे मेरे हस्बैंड अगर किसी बात पे हंसा देते थे, कोई बात बोल के कि देखो, तो मैं ऐसे हंसती थी पेट पे मैं प्रेशर ही नहीं दे पाती थी, क्योंकि मेरा पेट लाइक इतना 7 लेयर्स कट करके बेबी को निकाला जाता है यार। बहुत लोग कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी में भगवान को, मतलब भगवान के दर्शन करके आती हैं औरतें। मैं तो कहती हूँ कि ऑपरेशन में भी मतलब वापस ही जन्म हो रहा है आपका, एक तरह से समझ लो। इतनी हालत मेरी खराब थी। और 3 डेज तक मुझे पानी भी नहीं पिला रहे थे, सलाइन ही चढ़ रहा था मुझे। मैंने अपने हस्बैंड से रात में बोला मुझे मुंह बहुत सूख रहा है मेरा, क्योंकि मुझे पानी पीने की बहुत हैबिट है। तो मैंने बोला आप मुझे बस एक ढक्कन पानी आप, या 1 चम्मच पानी मुझे मेरे मुंह को बस गीला कर दो। तो जब नर्स ने देखा बहुत गुस्सा की, नहीं ऐसा नहीं करना था आपको। मैंने बोला प्लीज़ नर्स। तो बोले ठीक है 1 या 2 बूंद दे सकते हो, जब वो मांगेगी बूंद देना है। तो उस वक्त पानी की अहमियत समझ में आई कि पानी क्या होता है, पानी बहुत ज़रूरी होता है। और 3 दिन तक मुझे खाना नहीं मिलता था। तो मेरे हस्बैंड जब दाल खाते थे, रोटी खाते थे अपनी मम्मी के हाथ का, तो मैं ऐसे देखती थी। तो जब मेरे को आज डॉक्टर ने अलाउ किया कि चलो आज से तुम भी खाओगी अब, और खाने के बाद तुम्हारा बावल सिस्टम ठीक है कि नहीं, मतलब तुम्हें मोशंस हो रहे हैं कि नहीं, ये भी मुझे अपडेट करना। तो जब मैंने निवाला लिया तो मैंने डायरेक्ट नहीं लिया, मैंने उसको जय करके लिया कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इसको इज्जत करनी है बस अब। तो वो चीज़ भी बहुत मज़े आई थी। और जब मैं 7 दिनों बाद अपने घर पहुंची, मेरा बर्थडे था, 16 को टिया पैदा हुई थी और मैं 23 को अपने घर पहुंची थी। तो जब मैं 24 को मेरा बर्थडे था, मैं बहुत खुश हुई अपने घर आके। मुझे ऐसा लग रहा था कि ओह गॉड मैं कितनी खुश हूँ, बहुत खुश थी मैं। फिर डॉक्टर को मैंने दिखाया, बेबी को भी दिखाया, कुछ दिन बाद बुलाया था डॉक्टर ने स्टिचेस वगैरह के लिए। धीरे धीरे बच्चे को आप जब दूध पिलाने लगते हो, उसने सुसु कर दिया, डायपर चेंज करना है, पॉटी कर दिया, डायपर चेंज करना है, उठ के आप नहा रहे हो, इन सब में धीरे धीरे बॉडी आपकी वापस ठीक हो जाती है। पर पता है क्या, इस दौरान मेरे साथ एक चीज़ ये बहुत हुआ था कि मेरे को पोस्टपार्टम डिप्रेशन तो नहीं बोलूँगी, लेकिन पोस्टपार्टम मुझे कुछ हुआ था जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया था। मुझे क्या हो गया था कि मुझे बच्चे से अटैचमेंट था, ऐसा नहीं है कि बच्चे से अटैचमेंट नहीं था, बच्चे डिप्रेशन में बच्चे से अटैचमेंट नहीं होता, और ये बहुत तरह का होता है। मुझे क्या हुआ था ना, मुझे हर बात पे बहुत गुस्सा आता था, बहुत चिड़चिड़ाहट, क्योंकि आपके हार्मोन्स अभी तक ऐसे थे, अब वो सट से गिर रहे हैं। तो क्या होता है ना, आप बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हो।
तो मेरे को ना हर बात पे रोना आता था, हर बात पे। और अचानक से मैं बहुत मोटिवेटेड हो जाती थी कि यस यस, ऐसे हो जाता था। कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी, कभी मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी। इसी तरह से ना कभी कभी मैं बच्चे को बहुत प्यार करती थी, कभी कभी मुझे टिया को देखने का मन नहीं करता था। ये हालत हो गई थी मेरी, मुझे समझ नहीं आता था। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो समझते थे, मैंने उनको ये सब बताया नहीं था, बस मैं कहती थी कि आप टिया को दूध बना के पिला दो, मेरे को पिलाने का मन नहीं है। तो वो कर देते थे, उनको ये सब नहीं पता था कि उसको मन नहीं कर रहा है या इसको कुछ हो गया, ये सब वो नहीं समझते थे। मतलब इतना मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी ना 40 डेज में। मतलब मैं ना कभी कभी रो रही हूँ, कभी मैं जग रही हूँ, कभी मैं खुश हूँ, कभी मैं हैप्पी हूँ, कभी मैं बहुत दुखी हूँ। ये हो रहा था, पर ये ऐसे ऐसे हो रहा था, खुश दुखी ऐसे हो रहा था। पर जब 40 डेज मेरे कंप्लीट हो गए, मेरी सास भी बोली अब मैं जा रही हूँ सोनाली, अब तुम बच्चे को संभाल लो। अब मेरे को पापा वहाँ 2 महीने से बिना खाए पिए, मतलब बाहर का खा पी रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है, अब मैं जा रही हूँ। तो मैंने कहा कि मैं भी चलती हूँ, अपने मम्मी के पास चले जाऊँगी और आपके यहाँ से होकर जाती हूँ, मतलब ससुराल होके फिर डैडी आएंगे, फिर हम लोग को लेके चले जाएंगे, ऐसा कर लेते हैं। तो कहीं ठीक है। तो फिर इनको आने की जरूरत नहीं थी, ये मुझे जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन मेरा शरीर कह रहा था कि चल जा सोनाली, थोड़ा मेरी मम्मी थोड़ा पकड़ लेंगी, क्योंकि अब देखो सास को तो जाना ही है, तो थोड़ा मम्मी नानी का भी प्यार मिल जाएगा बच्चे को और मुझे भी रिलीफ मिल जाएगा, और मायके का सुख ऑब्वियसली सबको पता है कैसा होता है। तो फिर मैं ससुराल आई, वहाँ सब टिया से मिले, देखे। हम फ्लाइट से आए थे, बहुत मज़ा आया था। हम फ्लाइट से आए, वहाँ पे मैं हार्डली शायद 2-3 दिन थी बस। फिर मेरे डैडी आए, मुझे लेके चले गए। ट्रेन में पूरी रात टिया सोई नहीं थी, मतलब पूरी रात, क्योंकि ट्रेन हिल रहा था तो उसको नींद ही नहीं आ रही थी, वो सोई नहीं पूरी रात, वो चिल्ला रही थी बस। जैसे ही सुबह 5 बजा वो सो गई। तो जब मैं मम्मी के पास पहुंची मुझे बहुत रिलीफ लगा। मम्मी ने पूरा टिया को संभाला, पूरा मालिश वाली लगी टिया के लिए। गोवा में भी मैंने उसको पूरा 40 डेज मालिश करवाया था। फिर मालिश वाली कोलकाता में लगी, तो जो मालिश वाली दीदी आती थी वो बोली तुम्हारा भी मैं मालिश कर दूंगी। तो मैंने बोला शायद डॉक्टर ने मना किया है, पेट वेट टेस्ट करो। बोले पेट नहीं, हाथ पाँव दबा दूंगी, कमर दबा दूंगी। तेल बॉडी में लगना जरूरी है, क्योंकि अब तुम्हारा भी नया जन्म हुआ है, चाहे ऑपरेशन से हुआ चाहे ऐसे हुआ हो। तो मेरा बहुत केयर हुआ। मुझे मतलब मैं बहुत दूध पीती थी, मैं बहुत खाना खाती थी, क्योंकि अब मेरा दूध बन रहा था, मुझे टिया को दूध पिलाना था। तो जब आप इनटेक करोगे तभी आपका आउटपुट होगा ना, तो वो सब होता था। लेकिन मैं राइट खाना नहीं खाती थी, मतलब प्रोटीन, ग्लूकोज और पानी से मिलकर माँ का दूध बनता है, इसीलिए आपको पानी तो आप पी रहे हो, प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए, जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे मेथी हो गया, जैसे हो गया पनीर वगैरह भी खाना चाहिए थोड़ा। मैं खा नहीं रही थी, मुझे कुछ पता नहीं था। मेरी मम्मी जो मुझे देती थी वो अपने तरफ से सही देती थी। सबको नॉर्मल डिलीवरी की काफ़ी ज्ञान होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में घी पिलाना है, पिसवा पिलाना है, पर ऑपरेशन में किसी को कुछ पता नहीं होता है कि क्या पिलाना है। तो मैं बहुत हेल्दी हो गई थी, क्योंकि मैं ऑपरेशन से मेरा सब कुछ हुआ था। मेरा डाइट दूसरा होना चाहिए था, पर मैं कुछ और डाइट कर रही थी। एनीवेज, लेकिन मुझे बहुत आराम मिला था। मेरा हाथ पाँव मम्मी बहुत अच्छा दबवाई थी, पूरा मालिश करवाई थी 2 महीना, जिसकी वजह से मेरी रिकवरी बहुत अच्छी हो गई थी। और ये जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहा था ना, ये मेरा ठीक हो गया था, क्योंकि मेरी मम्मी पूरा दिन टिया को अपने पास लेके रखती थी, और मैंने शूटिंग भी स्टार्ट कर दी थी। तो मेरा दिमाग जो था वो डाइवर्ट हो गया काम पे, और टिया भी अब थोड़ा ज़्यादा मेरे पास से और भी लोगों के पास रहने लग गई। तो आई थिंक इन सब की वजह से धीरे धीरे मैं जल्दी से रिकवर कर गई। और मैंने यूट्यूब पे बैक किया, आप मेरे अगर पुरानी वीडियोस देखोगे ना तो मेरा चेहरा इतना फूला हुआ है। मैंने ईद मेकअप किया है और न जाने क्या क्या मेकअप किया है। तब मैंने स्टार्ट कर दिया था, मैंने कैमरा परचेस कर लिया था, अपने आप को एक लेवल अप कर रही थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि फ़ोन से नहीं, अब कैमरा से करो, अपनी क्वालिटी बढ़ा लो, ऐसा करके। तो लाइफ बहुत ट्विस्ट एंड टर्न होती है। मतलब शादी के बाद आपकी ज़िंदगी मान लो ये है, तो शादी के बाद आपकी ज़िंदगी ये होती है, लेकिन जब बच्चा हो जाता है ना तो ये पूरा टर्न ले लेती है। तो लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट आफ्टर हैविंग बेबी। आप खुद से पहले किसी और के बारे में सोचने लग जाते हो, और बस यही होती है लाइफ यार। फिर मैं मतलब आई जब थी तो 1.5 महीना की टिया थी। फिर जब मैं यहाँ से गई तो टिया 4 महीने 5 महीने की थी। फिर मैं ससुराल जाके 1 महीना वहाँ पे रही थी, और मैं धीरे धीरे काम में भी आ गई थी। आटा गूंथ लेती थी, सब्जी काट देती थी, सब्जी बना देती थी। मतलब धीरे धीरे हाउस होल्ड वर्क मैंने अपने ससुराल में स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि स्ट्रेंथ पाने का ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि डायरेक्ट अभी मैं वर्कआउट नहीं कर सकती। फिर जब मैं गोवा आई तो टिया आराम से 7 मंथ की हो गई थी, और वो मुझे तंग नहीं करती थी। अनाज खाने लगी थी, सेरेलैक खाने लग गई थी। तो वो सोती थी, पूरा दिन सोती थी, दूध पिला दो सो जाती थी, कुछ खिला दो सो जाती थी।
मालिश कर दो सो जाती थी, नहला दो सो जाती थी। मुझे घर के काम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, मैं खुशी खुशी से करती थी। बस अब मुझे डॉक्टर ने बोला कि सोनाली अब तुम्हें अपने स्ट्रेंथ पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ना मैं सीढ़ी वगैरह देख के घबरा जाती थी, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी, मैं बाइक पे बैठ नहीं पाती थी कूद के, मुझे इतना मेरे स्ट्रेंथ खत्म हो गया था। तो मैंने ना वॉक करना स्टार्ट किया। मॉर्निंग में मैं वॉक करती थी, इवनिंग में मैं वॉक करती थी। बच्चे को घर पे पापा के पास, मतलब उसके पापा के पास छोड़ के मैं करती थी। लेकिन फिर डॉक्टर ने बोला इन सब से नहीं होगा, तुम्हें योगा करना चाहिए। तो मैंने योगा ज्वाइन किया नवंबर मंथ में। टिया फरवरी में हुई थी, मैंने नवंबर में ज्वाइन किया और नवंबर एंड दिसंबर 2 मंथ मैंने किया। फिर जनवरी में मैंने छोड़ दिया था। फिर जनवरी में मैंने योगा छोड़ दिया था। नवंबर दिसंबर मैंने योगा किया। स्ट्रेंथ मुझे काफ़ी मिल गया था, मेरा वेट भी थोड़ा हल्का कम हो गया था, मतलब मेरा वेट 75 पहुंच गया था, उसको मैं 70 ला दी थी, तो 70 तक मैं आ गई थी। फिर हमने डिसाइड किया था, क्योंकि डिलीवरी मेरी गोवा में हुई थी ना, तो हमने डिसाइड किया था कि हम टिया का बर्थडे अच्छे से उसके दादी के घर में बड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि मेरे जो ससुर जी है ना वो एडवोकेट है, उनके बहुत मतलब फ्रेंड्स हैं, तो वो उन सबको पार्टी देना चाहते थे कि मेरी पोती हुई है। तो हमारा भी यही मन था कि उसका फर्स्ट बर्थडे स्पेशल हो जाना चाहिए। तो हमने बहुत सारे रिश्तेदारों को तो नहीं बुलाया था, पर हमने काफ़ी अच्छे में ग्रैंड में उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था, जिसकी पिक्चर्स मेरे पास होगी तो मैं ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि हमने वीडियोग्राफर वगैरह नहीं किया था। बस हमने सोचा था छोटा सा कुछ हो जाएगा, लेकिन इतने लोग आ गए थे कि मज़ा आ गया था बिल्कुल। फिर इसी तरह से 1 साल बीता और मैं वापस फिर जब गोवा आई तो लॉकडाउन लग गया। तो घर पे हमने वर्कआउट स्टार्ट, मैं सोची थी आने के बाद योगा क्लास ज्वाइन करूंगी, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से मैं नहीं कर पाई थी। तो मैंने घर पे ही डाइट प्लस एक्सरसाइज स्टार्ट किया। डाइट में मेरी फ्रेंड रश्मिका करती थी। बेसिकली कुछ नहीं होता, बस आपको खूब सारा पानी पीना है, एटलीस्ट 3 से 4 लीटर। तो 1 लीटर का पानी आप रिफिल कर लो 3 बार 4 बार, तो आपको पता चल जाएगा। रॉ वेजिटेबल्स यानी कि सैलड हर मील में आपको लेना है। प्रोटीन आपके मील में होना चाहिए, जैसे 2 बॉयल अंडे, 1 पैकेट पनीर को थोड़ा सा स्टर फ्राई करके, या फिर छोले, राजमा, चिकन, फिश, ये सब खाना है। राइस और रोटी जितनी भी आप अभी खाते हो उसका क्वांटिटी हाफ कर दो, और दूध पियो, छाछ बना के दही लो लंच के टाइम पे, और रात में हैवी मील्स नहीं लो, लाइट मील्स लो। बेसिकली बस यही सब होता है। और इसके साथ आपको एक 30 मिनट्स का वर्कआउट करना होता है। आप बेसिकली जब स्टार्ट कर रहे हो तो आप कार्डियो से कर सकते हो, तो मैं कार्डियो वगैरह करती थी। फिर मैंने कोर पे काम करना स्टार्ट किया, थोड़ा सा ट्विस्ट करना, ठीक है, ये सब पता ही होगा आप लोगों को। करते 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 मेरा काफ़ी वेट लॉस हो गया था इन जस्ट 2-3 मंथ्स। और इमीडिएट नहीं होता है, 1 महीने के बाद असर दिखना शुरू होता है। तो अच्छा खासा लॉस कर लिया था। फिर अभी मैं बस उसी को मेंटेन करने का कोशिश करती हूँ। कभी कभी नहीं करती हूँ तो 2-3 किलो बढ़ जाते हैं, फिर जब करने लगते हो तो 2-3 किलो वापस घट जाते हैं। मेरा वेट, आइडल वेट 65 रहता है। अगर मैं कुछ भी नहीं करूँ ना, मतलब कुछ भी नहीं कर रही हूँ, एकदम मेंटेन नहीं कर रही हूँ, तो मैं 65 पे रहती हूँ। पर अगर मैं स्टार्ट कर दूं अपना थोड़ा सा वेट लॉस का या हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, तो मैं 62-61 तक पहुंच जाती हूँ। तो मेरे लिए मैं चाहती हूँ मैं 63-64 तक रहूँ, ताकि मुझे इसको बस मेंटेन ही करना रहे। तो यही सब है यार। अभी वापस से योगा ज्वाइन किया है मैंने, क्योंकि मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा पुट ऑन हो गया था। और अभी वॉक नहीं कर सकते हैं बाहर में, क्योंकि बारिश यहाँ पे शुरू हो जाएगी गोवा में, तो इसलिए मैंने सोचा योगा करते हैं। तो मेरा एक दिन शाम को होता है, एक दिन मॉर्निंग में होता है। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ऑल इन ऑल ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही है। पर बहुत लोग मुझसे पूछते हैं व्हेन आर यू प्लानिंग सेकेंड वन, व्हेन आर यू प्लानिंग सेकेंड वन। तो सेकेंड वन के लिए अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है गाइज मैंने, क्योंकि पता है क्या, जब आप पहली बार किसी झूले पे बैठते हो, आपको पता है कि वो ऐसे 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 है, तो पहली बार में आप एक्साइटेड होते हो कि अरे यार पता नहीं क्या एक्सपीरियंस होगा, पता नहीं जब नीचे जाएगा तो कैसा लगेगा, जब ऊपर जाएगा तो कैसा लगेगा। लेकिन जब आप एक बार बैठ के आ जाते हो तो सेकेंड टाइम बैठना बड़ी बात होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि अब ये ऐसे होगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा तो वैसा हो जाएगा। तो सेकेंड टाइम का कोई प्लान नहीं है, पर मुझे जब भी सोचती हूँ तो 2-3 चीज़ों का डर लगता है। सबसे पहला डर ये लगता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर की उल्टियों को मुझे याद नहीं करने का मन करता। प्लस आपको सर भी दर्द हुआ ना तो आपको दवा नहीं खाना है। पीठ में जब वो डिलीवरी के टाइम इंजेक्शन लगता है, और जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो आपको स्ट्रेंथ वापस लाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है बहुत हार्ड है। और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट बेबी में ना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आप हो, आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली, ठीक है। लेकिन सेकेंड बेबी में आपको फर्स्ट चाइल्ड की ज़्यादा केयर करनी है खुद से, तो वो भी एक चैलेंज है। तो अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपका सेकेंड टाइम में क्या एक्सपीरियंस था मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम जैसे के लिए बड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि हमारे तो अभी एक ही है ना। तो बस यही थी मेरी स्वीट सी जर्नी, रोलर कोस्टर राइड। कैसा होता है ना, जाना आना, फिर हम स्माइल करते हुए आते हैं कि वाह बड़ा मज़ेदार जर्नी था।
तो आज टिया 3 साल की हो गई है, तो ये जर्नी में शेयर करने की हिम्मत मतलब मैंने बनाई। वीडियो लंबी है बट बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो आपको कैसी लगी है जर्नी ज़रूर बताना। और यस, अगर आपको 2 बेबी है तो सेकेंड टाइम में आपको क्या फील हुआ, क्या एक्सपीरियंस हुआ, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं सोनाली मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।